Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon. दोस्तों नमस्कार, मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे DSSB TGT मैथ्स का जो पेपर हुआ था 23 सितंबर 2018 को। उसमें मैथ्स के कॉमन 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। बाकी के 10 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि x + y अनुपात x - y इक्वल टू इतना है तो इतने की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए ज़रा, हमें ये दे रखा है और हम जानते हैं बीजगणित के नियम से इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x + y प्लस नीचे का जो होता है इसको हम ऊपर लिख देंगे x - y अपॉन ऊपर का माइनस नीचे का, बराबर ऐसे ही ऊपर का प्लस नीचे का अपॉन ऊपर का माइनस नीचे का। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर y माइनस का या प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। यहाँ पर x माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या 2y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर 2x है नीचे भी 2y है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा। तो ये आ गया। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। अब हमें वैल्यू निकालनी है x³ + y³ अपॉन x³ - y³ की। तो मैंने इसको क्या किया, y³ कॉमन ले लिया अंश और हर दोनों में से। तो y³ को मैं कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया, x - y का होल क्यूब + 1 अपॉन x - y का होल क्यूब -1। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर x अपॉन y की वैल्यू 5/3 आ रही थी, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, x अपॉन y की जगह क्या रख दूँगा, 5/3 रख दूँगा। तो 5/3 का होल क्यूब +1 अपॉन 5/3 का होल क्यूब -1। ठीक है दोस्तों, और 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27। तो मैं डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या हो गया, 125 + 27 हो गया। इसी प्रकार से नीचे 125 - 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 125 + 27 यानी 152 और नीचे 125 - 27 = 98। जब हम अब देखो दोस्तों इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। 152 में 2 का भाग दिया 76 बार गया एंड 98 में दिया तो 49 गया। इसका मतलब इसका जो रेशियो आ रहा है 76/49 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक सिलेंडर के आधार की ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों को 10% बढ़ाया जाता है, तो इसके आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न हल करते समय आप क्या करें, कुछ मान लिया करें नंबर्स में। तो जैसे मैंने माना, यहाँ पे माना सिलेंडर के आधार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा अर्धव्यास भी 10 सेंटीमीटर है, तब सिलेंडर का आयतन क्या होगा, हम जानते हैं सिलेंडर का आयतन πr² होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखो जो वैल्यू मानी थी, हाइट 10 मानी थी और उसका रेडियस भी मैंने 10 मानी थी। जब मैं फॉर्मूले पुट करता हूँ तो मैं आ जाता है 1000 पाई निकल के आता है। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा था, यदि सिलेंडर के आधार की ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों को 10% बढ़ाया जाता है, तब नई ऊंचाई मैंने मान ली h1 है ना। तो देखो पहले कितनी मानी थी, मैं 10 मानी थी। जब 10% उसमें बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी जो रेडियस थी पहले मैंने 10 मानी थी और उसकी 10% वृद्धि कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब देखो नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन πr² h1 मान ले हो जाएगा और r1 11 और h1 भी 11, क्योंकि पहले हमने 10 मानी थी, 10% की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया, है ना दोस्तों। सॉल्व करने के बाद हम 1331 पाई आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में हमें पूछा था अतः आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो नई थी 10% बढ़ाने के बाद में जो आयतन निकल के आया था और पहले वाले आयतन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। तो 1331 पाई में से मैंने 1000 पाई माइनस किया और पहले वाला आयतन मल्टीप्लाई 100। तो देखो 1331 में से 1000 गया, 331 बचा, नीचे 1000
पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी 331/10 बचा। जब 10 का भाग देंगे 331 में क्या आ जाएगा, 33.1% आपका आंसर हो जाएगा। यानी आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 33.1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर 13। एक नाव 3.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा की ओर 15 किलोमीटर जा सकती है, या 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर, धारा की ओर 5 किलोमीटर भी जा सकती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। दोस्तों ये प्रश्न गलत दे रखा है। देखो आप समझ सकते हैं, एक नाव जो है 3.5 घंटे में प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तो 12 किलोमीटर जा रही है ना, और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जा रही, चलो ये ठीक है। लेकिन दूसरी भी कंडीशन दे रखी है, 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर जा रही है और धारा के जो क्या कहते हैं अनुकूल 5 किलोमीटर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों कंडीशंस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न गलत है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमने इसको सॉल्व किया है। देखो ज़रा, देखो दोस्तों, ये 35, यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 9 पंजा 45 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है दोस्तों, और +4। ऐसे ही नीचे जब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, तो -8/3 हो जाएगा। ऐसे ये 4 12 1 13, 13/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाई 2 है पूरे ब्रैकेट के बाद, तो ब्रैकेट के बाद मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 2, और पूरे ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर जो दे रखा है डिवाइडेड बाई 6, तो मैंने डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। अब इसके बाद में मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर, तो एलसीएम 8 निकल के आ गया, है ना दोस्तों। तो 8 निकल के आ गया, तो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, 1 है। तो 1 का जब मैं 8 में डिवाइड करूँगा 8 आ जाएगा। जब 8 का मैं गुणा करूँगा 35 से, कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 45 हो गया, और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ 8 चौक 32 हो गया। ठीक है दोस्तों, नीचे जो एलसीएम था वो आ गया। इसी प्रकार से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 3 का भाग मैं 12 में दूंगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो -32, प्लस 4 का भाग 12 में दूंगा 3 बार, और जब 3 का मल्टीप्लाई मैं 13 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और चूँकि डिवाइडेड में 2 था, तो मैंने डिवाइडेड में 2 कर दिया, यानी नीचे वाली जो था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे ब्रैकेट के बाद में मैंने 6 का एज इट इज रख दिया। अब दोस्तों देखो, इसको जोड़ने के बाद में ऊपर 357 प्राप्त हुआ, ठीक है, अपॉन 8, और नीचे यहाँ -32 है, ये प्लस का 39 है, 39 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और नीचे 24 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैंने सेट कर दिया 357, 24 को मैं ऊपर ले गया, ऊपर पहुँच गया, और नीचे क्या हो जाएगा, 8 7 6, 8 7 6, 6 से 24 को काट दिया मैंने। 8 से पहले मैंने 24 को काटा 3 बार, 3 से फिर मैं 6 को काटा 2 बार। इसका मतलब हमें प्राप्त हुआ 357/14, जिसमें 7 का भाग चला जाएगा तो ऊपर 51 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपना आंसर आ गया 25.50। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25.50। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4 3 2 5। इस प्रश्न को मैंने 3 बार किया, और चूँकि प्रश्न में त्रुटि नहीं है, ऑप्शन उसका एक भी ठीक नहीं है। बाद में मैंने इसकी जो फाइनल आंसर की थी वो भी देखी, और ये प्रश्न गलत दे रखा था, डिलीट किया हुआ था, तो यही कारण था ये प्रश्न डिलीट किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि 3 साल में अपने आप का 120% हो जाती है, यह अपने आप का 150% कितने साल में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं। देखो क्या कह रहा था कि कोई धनराशि 3 साल में अपने आप का 120% हो जाती है। तो मैंने मान लिया 100 रुपये हैं, और 3 साल के बाद वो 120 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हुई, 20 रुपये की हुई, है ना। तो हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100, यानी PTR/100।
ठीक है दोस्तों, ब्याज यहाँ पर कितनी निकल के आई 20, मूलधन कितना था 100 रुपये, समय कितना था 3 साल और इसकी दर हमें पता करनी है। ठीक है दोस्तों, इससे निकालेंगे डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आती है 20/3। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न पूछ के आ रहा था कितने समय में वो अपने आप का 150% हो जाएगा, यानी 100 रुपये का 150% हो गया, लेकिन समय हमें नहीं पता तो मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया और मैंने इसको टी मान लिया। तो यहाँ पर ब्याज कितनी निकल के आएगी 50 रुपये। तो साल में का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपन 100। तो मैंने वही इसमें लागू कर दिया। तो ब्याज मूलधन 100 टी और दर हमारी 20/3 अभी जो निकल के आई थी लगा देंगे, है ना। तो सॉल्व करने के बाद में क्या आ गया ये 15/2 वर्ष, यानी 7.5 साल में वो क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15/2। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखना। 275 मीटर और 175 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी 54 सेकंड में धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से आगे निकल जाती है। यदि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है जो दोनों ट्रेन हैं, ठीक है, समानांतर ट्रैक पे और एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, इस बात को गौर से देख लेना। और जो ट्रेन स्पीड से चल रही है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को 54 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने मान लिया जो 175 मीटर लंबी ट्रेन जो ये है और 275 लंबी ट्रेन ये है। तो दोस्तों देखो 275 वाली ट्रेन पीछे से आ रही है और 175 मीटर वाली ट्रेन जो है आगे है। तो एक समय पे इसकी ये क्या हो जाएगा, इसका छोटी वाली ट्रेन का डिब्बा, पीछे वाला डिब्बा और आगे वाली ट्रेन का जो इंजन है कैसे हो जाएंगे, एकदम समानांतर में आ जाएंगे। तब इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 175 प्लस 275 इक्वल टू 450 मीटर। यानी रेलगाड़ी को पार करने के लिए जो ट्रेन बड़ी स्पीड से चल रही है, ज़्यादा स्पीड से चल रही है, कम स्पीड से चलने वाली ट्रेन को पार करने के लिए उसे 400 मीटर के सफ़र करना पड़ेगा, जब वो उसको पार कर पाएगी। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब उसे 450 मीटर की दूरी तय करने में 54 सेकंड लगे, है ना। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 450/54 यानी 25/3 मीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि वहाँ पर सेकंड दे रखा था, यहाँ मीटर में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों, अब यहाँ से ट्रिक काम करेगी। समान दिशा में दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है आपको प्रश्न में। तो जब हम इसे मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे तो हम क्या करेंगे 5/18 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 40 पंजे 200 और अपॉन 18, जब इसको काट पीट करते हैं तो कितना आ जाता है 100/9। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये चाल रही कब, जब ट्रेन धीमी वाली चल रही है, जो धीमी वाली ट्रेन है उसकी चाल हो गई, है ना। चूँकि जो तेज़ रफ्तार से ट्रेन आ रही पीछे से वो उससे आगे निकलेगी, तो निकलते टाइम जो धीमी चलने वाली ट्रेन होगी वो भी अपनी रफ्तार में होगी, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से है, यानी 100/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है। तो हम क्या करेंगे, उस वाली ट्रेन की चाल को इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ट्रेन चल रही है इस वजह से। अगर वो स्थिर होती तो हम इसको ऐड नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो 25/3 ऊपर से निकल के आ रहा था, देखो जरा, है ना, और 100/9 ये आ गया निकल के। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175/9 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब काट पीट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 350/5। जब 350 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीन संख्याएं 3:5:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम 810 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं। अनुपात क्या दे रखा था हमको, 3:5:9 और हमको दे रखा है एलसीएम 810 है और हमें एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों मैंने मान लिया एचसीएफ एक्स है। तो देखो दोस्तों एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों हमें जो अनुपात दे रखा है उसमें से हमने क्या एक्स निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया। तो उस कंडीशन में वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3x, 5x और 9x, क्योंकि इन्हीं तीनों नंबर का तो एचसीएफ निकल के आएगा जो हमने माना x। आ गया ना समझ में। जब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इनके मैंने फैक्टर कर लिए पहले। 3x का 3 × x, 5x का 5 × x, 9x का 3 × 3 × x। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर x क्या है, कॉमन है, तो मैंने x ले लिया। फिर मैंने एक 3a है, एक 3a है, मैंने इसको ले लिया। उसके बाद बचा हुआ माल मसाला ले लेंगे, तो बचा हुआ माल मसाला है आपका 3 और यहाँ पर बचा हुआ आपका 5, तो ये 5 हो गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ये कितना हो जाता है, 45x हो जाता है, जो कि किसके बराबर है, 810 के बराबर है, जो प्रश्न में आपको दे रखा है कि इसका एलसीएम 810 है। ठीक है दोस्तों, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, x = 18, यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 18। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर देखो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का प्रश्न आया हुआ है 18, प्रश्न नंबर 18, 19, 20 तीनों इसी प्रश्न से उठा हुए प्रश्न है। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीम्स में पढ़ रहे लड़कों और लड़कियों की संख्या प्रदान करती है। सारणी को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों देखो स्ट्रीम कौन सी है, एमबी मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें लड़के हैं 800, लड़कियां हैं 300। सिविल में लड़के 1300, लड़कियां 750। सीएस में कंप्यूटर साइंस में लड़के 800 और लड़कियां 1300। और ईसी में, ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जिसमें लड़के 900 और लड़कियां 1400। और आईटी में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लड़के 700 हैं और लड़कियां 850 हैं। इलेक्ट्रिकल में 400 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं। तो मैं प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सीएस स्ट्रीम में पढ़ रहे छात्र कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सीएस में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, देखो सीएस में 800 तो लड़के हैं और 1300 लड़कियां हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 2100 है ना दोस्तों। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो ये काउंट करने के बाद में आ रहा है 10,000। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है, 10,000। और जब मैं 2100 में 10,000 का भाग देता हूँ और 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा कितना आता है, 21%। यानी सीएस स्ट्रीम में पढ़ रहे छात्र कुल छात्रों का कितना है, 21% है। आ गया होगा समझ में। हम क्या करेंगे, सीएस के स्टूडेंट को जोड़ेंगे और सारे स्टूडेंट को जोड़ेंगे और सीएस के स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमें प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसका डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद में ये आया लड़कियों की संख्या 5100 और टोटल स्टूडेंट है 10,000। जब मैं 5100 में 10,000 का डिवाइड करता हूँ और 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आता है, 51% निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। लेकिन दोस्तों प्रश्न में एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। यहाँ पर ऑप्शन 48%, 49.5%, 49% और 48.5%। ऑप्शन एक भी सही नहीं है, 4 ऑप्शन गलत हैं। तो ये प्रश्न भी डिलीट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। यहाँ क्या कह रहा है कि किस स्ट्रीम में लड़कियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों ये स्ट्रीम वाइज प्रश्न दिया गया आपको, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या को ऊपर रखेंगे और उस स्ट्रीम में टोटल स्टूडेंट को नीचे रख के 100 का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, तो देखो
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से काफ़ी कम है। यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन तो पहले से हट गए, बचे आपके पास ये 2 ऑप्शन CS एंड EC। हम इनमें चेक कर लेते हैं कि किस में लड़कियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जिसमें भी ज़्यादा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखो CS में लड़कियों की संख्या 1300 है और टोटल स्टूडेंट कितनी है 2100 है। जब मैंने इसको निकाला तो लड़कियों की संख्या आ रही थी 61.90%। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में लड़कियों की संख्या 1400 है और टोटल स्टूडेंट 2300 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर आ रही थी 60.86%। इसका मतलब यहाँ पर CS जो है उसमें लड़कियों की संख्या प्रतिशत संख्या ज़्यादा है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे गणित के सारे प्रश्न हल हो गए, है ना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।